मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग चौथे लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे पूरे अच्छे तरीके से, जिसमें क्या क्या ऑर्गेनल होता है, क्या क्या चीज़ होता है और उसका क्या काम होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया था, लेकिन उसका किसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, उसका किसी तरह का फिगर नहीं बनाया गया था। एक जनरली यूकैरियोटिक सेल का फिगर बनाया गया था। उसी यूकैरियोटिक सेल के फिगर से हम लोग इस वाले फिगर को रिलेट कर रहे होंगे, रिलेट करके पढ़ रहे होंगे कि उसमें कैसा फिगर था, उसमें जो वो ऑर्गेनल था उसका कैसा फिगर था, उसका क्या काम था। इस सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को एक बार अच्छे से फिर से दोबारा समझने की कोशिश करें, जैसे पहले ही बताया गया था, तो प्रोकैरियोटिक सेल वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी तरह का न्यूक्लियर इन्वेलप्स नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसमें नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा उसके ऊपर किसी भी तरह का न्यूक्लियर इन्वेलप्स होगा ही नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम लोग अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, और तो इसमें दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सेल वॉल जो होता है रिजिड, काफ़ी रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है, जो बाहर से कोई भी जो सेल को नुकसान पहुँचा सकता है उससे क्या करता है, ये सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा होता है इस सेल को। और ये सेल मेम्ब्रेन है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जो कौन सा चीज़ अंदर आएगा कौन सा चीज़ बाहर जाएगा, ये यही सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में काफ़ी भूमिका अदा करती है, अपना जो काफ़ी ऑर्गेनल्स में काफ़ी अपना रोल्स ये कर रहा होता है, निभा रहा होता है। तो हम लोग अगर इसमें न्यूक्लियस की बात करें जो वेल डिफाइंड नहीं है, उस न्यूक्लियस की बात करें तो वो कहाँ है, वो यहाँ पर है। अब देखिए, अगर आप यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसमें था कुछ अच्छा तरह से गोल गोल बना हुआ था, जिसमें कुछ साइड से जगह भी खाली था, जो अंदर से बाहर कुछ चीज़ें आ जा सकती थी। उसमें फिर क्रोमोजोम्स सब था, जिस क्रोमोजोम के अंदर डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल अंदर था। लेकिन इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है, ये न्यूक्लियस है ही नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है जो खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये गोल गोल सा और कुछ अजीब तरह का स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस टाइप का है तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड, या फिर इसको बोल रहे होते हैं या हम लोग जेनोफोर। जो सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सिंगल क्रोमोसोम है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल होगा इस प्रोकैरियोटिक सेल का, वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इस न्यूक्लियड में ही देखने को मिलेगा। और भी जेनेटिक मटेरियल आपको इस सेल के अंदर कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना प्रोटीन, ये न्यूक्लियड, इस न्यूक्लियड में सिर्फ जो आपको देखने को मिल रहा है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर अच्छे से पैक था डीएनए। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए है ना, डीएनए को ही बाहर लाके हम लोग रख दिए साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये डीएनए बन गया इसका न्यूक्लियस, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का। इसलिए हम लोग इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, और इसलिए हम लोग बोल रहे होते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड होता तो पहले ये डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम होता, क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियस होता, लेकिन वैसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड या फिर जेनोफोर बोलते हैं, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल है इस पूरे प्रोकैरियोटिक सेल का। मतलब कुछ और भी मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल जो इस सेल में मिलता होगा, बिल्कुल मिलता है, और वो मिलता है प्लाज्मिड में। और प्लाज्मिड जो होता है ना, वो डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ये भी एक तरह का डीएनए है, लेकिन ये डबल क्या बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब दो सर्कल आपको देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छे से पैक्ड है ये डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है ही पहले से, और इस क्रोमोसोम को इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। या फिर ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड का मेन फंक्शन जो है ना वो अलग है। ये प्लाज्मिड खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, और ये खुद को जब रेप्लिकेट करेगा तो ये विदाउट परमिशन न्यूक्लियस के अपने आप को रेप्लिकेशन में डाल देगा। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करें और समझने की कोशिश करें, तो सेल के अंदर जो भी फंक्शन होता है या फिर जो भी ऑर्गेनल कुछ काम कर रहा होता है, तो उस काम को करने से पहले वो न्यूक्लियस से क्या करता है, परमिशन मांगता है,
या परमिशन न्यूक्लियस देता है, तब जाके वो काम होता है। मतलब न्यूक्लियस का हर काम में क्या करता है, अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बिना उनके उसके इन्वॉल्वमेंट के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस को कि वो सेल का क्या है, ब्रेन है। तो यहाँ पे जो है ना प्लाज्मिड, ये न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियस के बिना परमिशन के खुद को रेप्लिकेट कर देता है। ये इसका मेन खास प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या खास फंक्शन बोल सकते हैं इसका। तो इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इसको रेप्लिकेट करने के लिए या रेप्लिकेशंस करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो प्लाज्मिड है इसका एक और खास फीचर है, क्या है कि ये प्लाज्मिड अपने अंदर कुछ जेनेटिक ये रखता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स रखता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स रखता है। अभी इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई सेल के ऊपर कुछ एंटीबायोटिक छिड़क दिया जाए तो वो सेल के अंदर अगर प्लाज्मिड नहीं होगा तो वो सेल क्या कर सकता है, उस सेल मर सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर उसके अंदर प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड के अंदर भी क्या होगा, एंटीबायोटिक जीन्स होगा, और वो एंटीबायोटिक जीन्स क्या कर सकता है, जो एंटीबायोटिक है उसको अपने आप से लड़के क्या कर सकता है, उसको खत्म कर देगा और सेल को मरने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो ये प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होता है, मौजूद होता है पहले से, जो एंटीबायोटिक से सेल का रक्षा कर रहा होता है या सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होता है। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आप कुछ डॉट्स टाइप देख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। और कैसा राइबोसोम है ये, 70S राइबोसोम है, जिसको हम लोग राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम एक तरह का प्रोटीन फैक्ट्री है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होता है। कुछ प्रोटीन आपको न्यूक्लियाइड में भी देखने को मिलेगा, जैसे ब्लैक ब्लैक डॉट देखने को मिला है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन है। और कुछ प्लाज्मिड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी डीएनए है और ये भी एक प्रकार का डीएनए है जिसको हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं। अब एक चीज दिमाग में आएगा कि इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो इसमें जो है ना एनर्जी का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे जो पावर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पावर हाउस किसको बोलते हैं हम लोग, सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पर देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है तो क्या मतलब, इसके अंदर किसी भी तरह का पावर फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जिस तरह से M4 माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी तरह से M4 मीजोसोम होता है, और इसमें मीजोसोम है। मीजोसोम क्या करता है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, पावर का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो यहाँ पे मीजोसोम आपको देखने को मिलेगा, मीजोसोम का स्ट्रक्चर, ये 3 तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेसाइकल, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं हम लोग लैमेली। तो इसमें ना वेसाइकल, ट्यूब्यूल, लैमेली, ये तीनों एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तीनों अलग अलग टाइप से, मतलब किसी में अकेले होगा, किसी में डबल होगा, किसी में तीनों देखने को मिल सकता है। मतलब ज़्यादातर आपको कहीं पे वेसाइकल देखने को मिलेगा, कहीं पे ट्यूब्यूल फॉर्म में होगा, कहीं पर वेसाइकल फॉर्म में, लैमेली फॉर्म में होगा मीजोसोम। तो ये मीजोसोम बना कैसे, ये मीजोसोम बनता है सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से, सेल मेम्ब्रेन के मुड़ने से। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम। जो सेल मेम्ब्रेन मुड़ता है अंदर और मुड़कर जो एक स्ट्रक्चर बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और ये मीजोसोम का काम क्या है, तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं कि मीजोसोम का काम ही है एटीपी का फॉर्मेशन। लेकिन इस मीजोसोम का एटीपी के फॉर्मेशन के अलावा भी बहुत काम है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से क्या बन रहा होगा, एटीपी, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और ये सिक्रेशन, दूसरा काम क्या है इसका, सिक्रेशन। और सिक्रेशन का क्या मतलब होता है, सिक्रेशन का मतलब होता है लेन देन। कोई भी चीज़ किसी सेल के अंदर मौजूद है तो उस चीज़ को हमको बाहर करना है, सेल से बाहर, तो सिक्रेशन की हेल्प से हम लोग जब बाहर करेंगे उसको, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिक्रेशन। या फिर बाहर से अंदर कोई सामान ला रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे होते हैं सिक्रेशन। तो यहाँ पे जो वेसाइकल फॉर्म में जो मीजोसोम है ना, इसका काम होता है सेल के अंदर की सामान को बाहर पहुंचाना और बाहर की चीज़ों को अंदर लाना। तो यहाँ पे सिक्रेशन भी होता है किसकी हेल्प से, मीजोसोम की हेल्प से। और ये मीजोसोम सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, अपना रोल निभाता है, अपना काम कर रहा होता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में। ये डीएनए के रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए टूटेगा और डीएनए बटेगा कैसे, जब एक सेल जब 2 सेल में बटेगा या 2 से अधिक सेल में बटेगा तो दोनों सेल को भी डीएनए की आवश्यकता पड़ेगी या न्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको तोड़ने में भी हेल्प कौन करता है, मीजोसोम कर रहा होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अगले चैप्टर में, सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि कैसे न्यूक्लियस बढ़ता है और उसमें कैसे मीजोसोम हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर है
जिसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर क्या करता है, क्रोमेटोफोर में फूड का फॉर्मेशन होता है, जो खाना बनता है। अब खाना भी तो चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये क्रोमेटोफोर में खाना का फॉर्मेशन हो रहा होता है। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, और कलर मतलब पिगमेंट। पिगमेंट की हेल्प से क्या कर रहा होगा, खाना का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको डॉट 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 देखने को मिल रहा है, ये पिगमेंट सब है। और ये पिगमेंट सनलाइट की हेल्प से क्या करता है, अंदर खाना, सेल के अंदर खाना का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इट हेल्प्स इन फूड फॉर्मेशन। कौन, क्रोमेटोफोर। अब एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, सॉरी बाहर की तरफ आ रहा है, ये होता है फ्लैजिला। इसका क्या नाम है, फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला है ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वैसे सेल में देखने को मिलेगा जो मोटाइल सेल है, प्रेजेंट ओनली इन मोटाइल सेल। ये सिर्फ मोटाइल सेल में ही देखने को मिलेगा। मोटाइल सेल किसको कहते हैं, जो अब मूव कर सकता है, वैसा सेल जो मूव कर सकता है। जैसे आप लोग सेल थ्योरी में ल्यूवेनहॉक का नाम सुने थे, एक वैज्ञानिक थे जो 1885 में आए और सेल लीनियस थ्योरी दिए थे, लिविंग सेल को देखा था। और उन्होंने लिविंग सेल में बहुत सारे सेल को देखा, जैसे स्पर्म सेल, ब्लड सेल, बहुत सारे सेल्स को देखा। तो उन्होंने सेल को देखा कि सेल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूलियस। इसका मतलब वही होता है कि वैसा सेल, वैसे एनिमल का सेल जो मूव कर सकता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वैसा सेल जो मूव कर सकता है, उसके अंदर एक फ्लैजिला देखने को आपको क्या करेगा, मिलेगा। और ये कैसे बनता है फ्लैजिला, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बढ़ जाने से। ये सेल मेम्ब्रेन पहले बाहर था, अब अंदर था, अब बाहर आ गया थोड़ा सा बाहर, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचें तो क्या ये सेल वॉल के भी बढ़ जाने से फ्लैजिला बन सकता है, तो ये सोचना ही बेकार होगा। क्योंकि सबसे पहली बात, सेल वॉल बढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड है, रिजिड टाइप का बॉडी है। तो वो जब रिजिड है तो वो कैसे बढ़ेगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये अंदर भी मुड़ सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो इसी तरह से ये बाहर आ गया, एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, और ये सेल वॉल से बाहर आता है। ठीक है, 78 राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें लगभग हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो खाली चीज़ देखने को मिला, खाली एरिया सेल के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो पहले भी बोल रहे थे साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में फ्लूइडी मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब अगर पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिलेट करें और समझने का कोशिश करें, तो उसमें साइटोप्लाज्म के लिए बोला गया था कि साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो फ्लूइडी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ये कैसे, दो अलग अलग जगह साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह का चीज़ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल देखने को मिलता है। तो इसमें तो कोई ऑर्गेनल है ही नहीं, बहुत सारा खाली जगह है। तो खाली जगह जब है तो इसमें कोई ऑर्गेनल नहीं है। जब ऑर्गेनल नहीं है तो सिर्फ क्या है, पानी है और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ज़्यादा तो ये गाढ़ा बना ही नहीं होगा, इसके अंदर जो पानी होगा वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो जब ज़्यादा गाढ़ा नहीं तो इसको हम लोग क्यों बोलेंगे, सेमी फ्लूइडी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्लूइडी मैट्रिक्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा ऑर्गेनल होता है और बहुत सारा पानी होता है और बहुत सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण पानी थोड़ा सा आपको गाढ़ा देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग उस सेमी साइटोप्लाज्म के लिए बोलते हैं कि उसमें फ्लूइडी मैट्रिक्स आपको देखने को मिलता है। ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है अपने को। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम एक ही जगह देखते हैं, वहाँ उस किंगडम में बहुत सारा किंगडम है। जैसे इस किंगडम के बारे में हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ रहे होंगे। तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें कि ये अगर हम एक ही किंगडम में देखना चाहते हैं तो किस किंगडम में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा किंगडम मोनेरा में देखने को मिलेगा। तो दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन किंगडम, जो पूरी तरह से आपको देखने को मिल सकता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एक ही किंगडम में, वो है किंगडम मोनेरा में। ठीक है, और इसके अलावा किस किस चीज़ में देखने को मिल सकता है, इंक्लूड्स यू बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, या फिर आर्काई बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है, या BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग प्यार से साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। और माइकोप्लाज्मा में भी देखने को मिलेगा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, मतलब ये खुद का खाना खुद से बना सकता है। प्रोकैरियोट्स की जो खास बात है वो क्या है कि प्रोकैरियोट्स स्मॉलर होता है और डिवाइड मोर फास्टर होता है। प्रोकैरियोट्स किसके तुलना में, तो यूकैरियोट की तुलना में।
प्रोकैरियोट्स आर यूजुअली स्मॉलर, मतलब छोटा होगा, डिवाइड मोर फास्टर, खुद को तेजी से रेप्लिकेट कर सकता है, खुद को तेजी से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, डिवाइड मोर फास्टर देन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट के मुकाबले में यूकैरियोट से छोटा होगा और यूकैरियोट से जल्दी अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो स्मॉलर, इसका अगर एग्जांपल ले तो कल हम लोग टिपिकल बैक्टीरिया के साइज के बारे में पढ़ रहे थे। तो टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर या फिर 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना, 1 से 2 माइक्रोमीटर। तो ये बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया का हो गया। और बैक्टीरिया को हम लोग किस चीज़ में गिनती करते हैं, प्रोकैरियोट्स में। और हम लोग अगर टिपिकल यूकैरियोट्स की बात करें, जो यूकैरियोट सेल का जो जनरली साइज होगा, मोस्टली साइज होगा, वो होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि सीधा 10 गुना बढ़ जाता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट से 10 गुना छोटा होता है बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया का मतलब प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट से जो है वो यूकैरियोट के मुकाबले में छोटा होता है। डिवाइड मोर फास्टर का अगर एक एग्जांपल देखें तो डिवाइड मोर फास्टर में एक बैक्टीरिया में हम लोग पढ़े थे ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। जब बैक्टीरिया है तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोकैरियोट के बारे में बात कर रहा है। तो ई कोलाई जो है अपने आप को डिवाइड करेगा 20 मिनट में। हर 20 मिनट में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया अपने आप को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। और अगर हम यूकैरियोट सेल की बात करें, उसमें एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन का चिक सेल हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है ह्यूमन का। तो ह्यूमन सेल जो डिवाइड करेगा अपने आप को, डिवाइड्स इन 24 आवर, मतलब अपने आप को डिवाइड करने में ह्यूमन के सेल को 24 घंटा लगता है। जबकि ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को, मतलब प्रोकैरियोट सेल को खुद को डिवाइड करने में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर आप इमेजिन करें और सोचें कि ई कोलाई को 24 घंटा के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कितना डिवाइड कर सकता है और कितना ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया बना सकता है। लेकिन ह्यूमन के सेल को 24 घंटा के लिए छोड़ा जाएगा तो कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, फिक्स है, मतलब डिवाइड होकर 2 सेल बनेगा। लेकिन ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया 24 घंटा में इतना डिवाइड कर लेगा कि हम उसको गिनती भी नहीं कर सकते, मतलब हमारे सोच के परे हो जाएगा। तो ई कोलाई क्या करता है, डिवाइड मोर फास्टर देन यूकैरियोट्स, और स्मॉलर होता है यूकैरियोट के मुकाबले में। बैक्टीरिया का जो होता है ना, 4 मेजर शेप होता है। बैक्टीरिया के पास 4 मेजर शेप देखने को मिलेगा। शेप जो होता है बैक्टीरिया का वो 4 तरह का देखने को मिलेगा। पहला है कोकस, जो मतलब राउंड होता है थोड़ा सा। दूसरा है बैसिलस, जो रॉड टाइप का होगा। तीसरा है विब्रियो, जो कॉमा टाइप का होगा। और चौथा है अपने को स्पिरिलियम, ठीक है, जो स्पाइरल टाइप का होगा, मतलब कि सर्पिल टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो कोकस है ना, कोकस होता है गोल, एकदम राउंड टाइप का होगा, गोला होगा, गोला के आकार का। ये एक टाइप्स होता है, शेप का साइज हो सकता है किसका, बैक्टीरिया के शेप का शेप हो सकता है, वो हो सकता है कोकस। पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राउंड टाइप बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, किसका, उसका क्या नाम है। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, कोकस। दूसरा क्या नाम है, बैसिलस। दूसरा शेप क्या हो सकता है, बैसिलस, जो होता है रॉड। अब ये रॉड देखने को मिल रहा है आपको, इस रॉड के अंदर एक मतलब कोकस टाइप, राउंड टाइप कुछ देखने को मिल रहा है। इस राउंड को बोलते हैं हम लोग एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोस्पोर। और इस एंडोस्पोर का काम क्या है, इस एंडोस्पोर का काम है रेजिस्टेंस इन नेचर। ये रेजिस्टेंस इन नेचर होता है। जैसे मान लीजिए कि ठंड आएगा और ठंड में क्या करेंगे हम लोग, ठंडी जब लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से कंबल के अंदर या रजाई के अंदर घुस जाते हैं, ताकि ठंडी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सके, अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जैसे धूप निकलता है, मम्मी बोलती है कि धूप आ गया, जल्दी आओ बाहर आओ, तो हम लोग धूप सेकने के लिए बाहर चले जाते हैं ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने आप को जब देखते हैं कि हमारे चारों तरफ का वातावरण सही है, इन्वायरमेंट ठीक है, हमारे लिए है, हमारे बॉडी के लिए, तो हम उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन जब नहीं होता है तो अपने आप को उससे ढक लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जब एंडोस्पोर, जो बैसिलस टाइप का जो बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, जब इसको अपने आप को प्रोटेक्शन का चाहिए होता है तो एंडोस्पोर से क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है। तीसरा जो शेप है वो है विब्रियो, जो कॉमा टाइप का होगा, देखने को भी मिल रहा है, कॉमा टाइप का होता है विब्रियो, जिसको हम लोग कॉमा टाइप का होता है। चौथा होता है स्पिरिलियम। क्या होता है, स्पिरिलियम, ये स्पाइरल टाइप का होता है, सर्पिल टाइप का। तो इसमें स्पिरिलियम देखने को मिल रहा है, जो ऐसे से गोल गोल है स्पिरिलियम, और इसके दोनों एंड पर, दोनों छोर पर कुछ फ्लैजिला है, जिसके हेल्प से ये क्या करता है, अपने आप को मूव करा रहा होता है। तो हम लोग आज पूरा प्रोकैरियोट्स के बारे में जान चुके हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हमको अभी जानना है, तो वो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। जैसे कि फ्लैजिला के बारे में और अच्छे से जानना, जैसे कि
कुछ कुछ छोड़ दिया गया है, तो उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ छोड़ा गया है। उस सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के अगले लेक्चर में आइए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीज़ इसमें छोड़ा गया है।